जय हिंद साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर राजर्षि क्लासेस पर। तो यहाँ पर हम CUET PG M.Ed का जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसके कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पर आज फिर हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसके फर्स्ट पार्ट में हमने पहले ही क्वेश्चन नंबर 15 तक हमने ऑलरेडी कर लिया है। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 16 से लेके 30 तक नेक्स्ट 15 क्वेश्चन को कवर करेंगे। इफ़ यू हैव एनी डाउट तो आप जो है वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इसके साथ ही अगर आप पहली बार चैनल पर विज़िट कर रहे हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट जितने भी वीडियोस आए जो मैं बनाऊं वो आप तक इजीली पहुंच जाए। सो क्वेश्चन नंबर 16 आपका काफ़ी इजी क्वेश्चन है कि प्रोजेक्ट मेथड वॉज प्रोपाउंडेड बाय। प्रोजेक्ट मेथड जो आपका है उसको किसने प्रोपाउंड किया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, किलपैट्रिक। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। किलपैट्रिक जो हैं जॉन डीवी के शिष्य थे और इन्होंने ही प्रोजेक्ट मेथड को जो है प्रोपाउंड किया है। सो दिस इज़ द हिंदी वर्जन। परियोजना विधि किसके द्वारा की गई है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, कॉर्पोरल पनिशमेंट स्टिल एग्जिस्ट इन आवर स्कूल्स बिकॉज। अब ये कह रहा है कि हमारे स्कूल में आज भी जैसे फिज़िकल जो हम पनिशमेंट देते हैं बच्चों को एग्जिस्ट करता है। इसके कुछ पॉइंट्स दिए हैं, यू हैव टू चूज़ वन। टीचर्स आर स्टिल टू रियलाइज इट्स डीमेरिट एंड फ्यूटिलिटी। स्टूडेंट कैन नॉट बी डिसिप्लिन विदाउट इट। It helps in academic achievement. It helps in knowing individual difference of students. तो हमें इसमें से एक ही ऑप्शन को कवर करना है कि जो आपको अधिक अप्रोप्रिएट लगता है कि आज भी इंस्टेड की RTE में कहा गया है कॉर्पोरल पनिशमेंट नहीं देना है। फिर भी हम देखते हैं कि काफ़ी बार केसेस आते हैं और टीचर्स यूज़ करते हैं। इसके पीछे जो इन चारों पॉइंट्स के अकॉर्डिंग जो अधिक करेक्ट है वो आपका आंसर नंबर 1 होगा कि टीचर्स को आज भी टीचर उसके जो डीमेरिट्स है और जो उससे होने वाले जो प्रॉब्लम्स हैं उसको आज भी टीचर्स रियलाइज़ नहीं कर पाते और बच्चों को हाथ उठाते हैं या उनको फिज़िकल पनिशमेंट देते हैं। ये कोई बात नहीं होती कि बच्चे विदाउट अगर आप पनिश नहीं करोगे तो वो डिसिप्लिन में नहीं रहेंगे, या ऐसा भी नहीं है कि अगर आप बच्चे को बहुत मार रहे हो, फिज़िकली पनिश कर रहे हो तो उसका अचीवमेंट बहुत अच्छा होगा। और ऐसा है कि हम किसी को अगर मारेंगे तो हमें उससे इंडिविजुअल डिफरेंसेस का पता लगेगा। सो इन तीनों पॉइंट्स सही नहीं है। आंसर नंबर 1 इज़ मोर लॉजिकल एंड करेक्ट ऑप्शन यही है आपका। तो क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ आते हैं। राग दरबारी। राग दरबारी एक आपका सैटारिकल नॉवल है ऑन एजुकेशन सिस्टम। तो ये किसके द्वारा लिखा गया है? राग दरबारी, इज़ देयर नॉट राज दरबारी। तो राग दरबारी किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसका सही ऑप्शन जो है आपका वो होगा श्रीलाल शुक्ला के द्वारा। तो ये आपका फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसको आप याद रख सकते हैं। जो आप नोट्स बना रहे हैं जहाँ पे आप क्वेश्चंस को राइट डाउन करते हैं कि ये इंपॉर्टेंट नॉवेल्स है, ये उनके राइटर्स हैं, या फिर ये बुक है ये उनके राइटर्स हैं, वहाँ पे आप ज़रूर लिख लें कि जो राग दरबारी है वो किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये आपका श्रीलाल शुक्ला के द्वारा लिखी गई है। तो 18th का आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर 4। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 आपका जो है वो इंटेलिजेंस की थ्योरी से पूछा है कि अकॉर्डिंग टू स्फीयरमैन की फर्स्टली कि आपको पता होनी चाहिए जब स्फीयरमैन के बारे में पूछ रहा है कि स्फीयरमैन की कौन सी थ्योरी है। तो स्फीयरमैन की आपके 2 फैक्टर थ्योरी होती है जिसमें उन्होंने एक G फैक्टर और एक यस फैक्टर। G स्टैंड फॉर जनरल फैक्टर, यस स्टैंड फॉर स्पेसिफिक फैक्टर। तो इन्होंने इंडिविजुअल को किसके बेस पे डिफ़र किया है? ठीक है, तो यस फैक्टर के बेस पे, जी फैक्टर के बेस पे, यस और जी दोनों के बेस पे, या प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ के बेस पे इन्होंने इसको अलग किया है। तो जो आपका इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा आपका जी फैक्टर। जो जनरल फैक्टर है उसके बेस पे ही स्फीयरमैन ने क्या कहा है कि एक व्यक्ति दूसरे से जो है अलग होता है। तो आपको याद रखना है जी फैक्टर की बात इन्होंने की है। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 जो है आपका वो मैचेट का क्वेश्चन है। यहाँ पे यूनिट्स, रिलेशन, क्लास और ट्रांसफॉर्मेशन दिया हुआ है। तो अगर आपको याद हो तो ये जो आपके सारे के सारे चीज़ें हैं ये आपका जो गिलफोर्ड का SOI मॉडल है या SI मॉडल भी कहते हैं, सिस्टम ऑफ इंटेलेक्ट का जो मॉडल है उसके वहाँ से ये आया है। जो उनके 3 आपके मेजर कंपोनेंट्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं अगर आपको नहीं याद है तो आप ज़रूर याद रख लें। पहला उनका क्या होता है? कंटेंट, जिसमें आपके टोटल पहले 120 आइटम्स थे और फिर उसके बाद जो है 180 आइटम्स एट प्रेजेंट उसमें हैं टोटल। तो पहले आपका कंटेंट आता है और उसके बाद ऑपरेशंस आता है और सबसे लास्ट में आपका आता है प्रोडक्ट।
तो कंटेंट, ऑपरेशन, प्रोडक्ट, इन्हीं तीनों के बीच में हम देखते हैं। तो यूनिट्स, रिलेशंस, क्लासेस, ट्रांसफॉर्मेशन, तो यहाँ पे आप ऐसे भी समझ जाएंगे क्या है। तो आइए देखिए, अगर आपको नहीं भी आता है तो हम ऑप्शन के थ्रू इसमें आंसर फाइंड आउट करेंगे। लेट्स चेक। तो देखिए, अगर आप इसमें से अगर आप देख पा रहे हैं तो आपका जो क्वेश्चन नंबर बी ऑप्शन देखिए, बी पे सारे के सारे में इन्होंने 4th दिया है। तो ये तो आपको एकदम क्लियर हो जाना चाहिए यहाँ से कि जो आपका बी है, बी का आपका क्या रहेगा, बी का जब भी होगा तो ये 4th ही होगा। यहाँ से आपको ये चीज़ क्लियर रखनी है। रिलेशन का मतलब जो कनेक्शन शो कर रहा है किसी दो आइटम के बीच में, दैट इज़ रिलेशंस। अब इसके बाद जो आपका यूनिट होता है, यूनिट का मतलब होता है कि कोई चीज़ एक जो सिंगल एंटिटी है, लाइक आप सिलेबस देखते हो तो सिलेबस की एक यूनिट देखते हो, उसका सब पार्ट देखते हो। तो जो सिंगल आइटम या कोई एक इन्फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करे वो क्या हो जाएगा आपका यूनिट। तो ए का 3 और बी का 4, तो देखिए ए का 3 और बी का 4 आपका क्वेश्चन नंबर 2 में और क्वेश्चन नंबर 4 में आ रहा है। तो फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन इज़ नाउ एलिमिनेटेड। नाउ वी हैव 50-50 चांसेस कि अब कौन सा होगा। क्लासेस एंड ट्रांसफॉर्मेशन, देखिए जब हम ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं तो हम हमेशा किस चीज़ की बात करेंगे, कोई चीज़ चेंज हो रही है, राइट। तो ये आपको ऑप्शन यहाँ से मिल जाएगा कि कन्वर्जन और म्यूटेशन टू नॉलेज, उसके तरफ परिवर्तन या उसके तरफ म्यूटेशन कर लेना। तो डी का आपका 1 हो जाएगा और यहाँ से हमको क्लासेस का आपका ऑप्शन नंबर 2 मिल जाएगा। तो हमारा जो सबसे करेक्ट ऑप्शन है वो आपका आ रहा है ऑप्शन नंबर 2, जो कि सही है। तो देखिए, अगर आपने बहुत डिटेल में नहीं पढ़ा है बट अगर ऑप्शन को सही तरीके से आपने स्टडी किया कि क्या दिया है, तो उससे भी आप ऑप्शन ईजिली निकाल सकते हैं इस पेपर में, ठीक। तो इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर 2 होगा फॉर क्वेश्चन नंबर 20। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 आपका कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रुप वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट। वेरी इंपॉर्टेंट फर्स्ट थिंग दैट आपको देखना है कि क्वेश्चन में नॉट पूछा है तो आपको ये याद होना चाहिए कि हम नॉट वाले पे ही टिक करें। तो यहाँ पे है आर्मी जनरल क्लासिफिकेशन टेस्ट, तो ये है वर्बल में। जनरल मेंटल एबिलिटी ये भी है, आर्मी अल्फ़ा आर्मी बीटा ये भी है आपका, लेकिन बिने साइमन टेस्ट ये तो इंटेलिजेंस टेस्ट है और ये वर्बल ग्रुप वर्बल में नहीं आएगा। तो आपका इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन डी, बिने BINET होगा, BE नहीं होगा। ऑप्शन में ये एरर है, बिने साइमन टेस्ट। बिने साइमन टेस्ट जो है ये आपका ग्रुप वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट में नहीं आता है, ठीक है। तो यहाँ से ये आपको बात याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट अमंग द इम्पॉर्टेंट ट्रेट्स एज आइडेंटिफाई बाई आलपोर्ट। तो आलपोर्ट के द्वारा कौन सा ट्रेट नहीं आइडेंटिफाई किया गया है, तो ये आपका है सेकेंडरी ट्रेट, सोर्स ट्रेट, सुपर ट्रेट या सरफेस ट्रेट। तो देखिए यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि सेकेंडरी, सोर्स, सरफेस इन सब की बात इन्होंने की है, लेकिन सुपर ट्रेट जैसा हमने कुछ भी नहीं पढ़ा है, ना तो आलपोर्ट में पढ़ा है ना तो हमने कैटल में पढ़ा है। तो आपको इसमें से कौन सा जो है इन्होंने नहीं मांगा है, तो सुपर ट्रेड से तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है जो इन्होंने ऐसा सच नहीं दिया है। और जो अब रही बात आपकी सोर्स ट्रेट और सरफेस ट्रेट की, तो सोर्स ट्रेट और सरफेस ट्रेट ये आलपोर्ट द्वारा नहीं दिया गया है, ठीक है, ये कैटल के द्वारा है, जिसमें वो फ्लूइड और क्रिस्टल इंटेलिजेंस में आते हैं, और जब हम इनके इस थियरी में आते हैं तो सोर्स और सरफेस ट्रेट। जबकि सेकेंडरी ट्रेट जो है ये आपका आलपोर्ट के द्वारा दिया गया है। तो जिस भी ऑप्शन में ए होगा वो आंसर आपका करेक्ट नहीं होगा, क्योंकि आपसे क्वेश्चन में नॉट पूछा गया है, तो ए तो होगा ही नहीं, ना ए बी डी होगा। अब आपके सामने बचता है बी डी और बी सी डी। देखिए सोर्स, सरफेस और सुपर ट्रेड की तो ऐसा जैसे मैंने बताया कि उनके बारे में ये चीज़ नहीं है। तो इसका आपका करेक्ट ऑप्शन जो होगा 22 का वो होगा ऑप्शन नंबर डी, बी, सी और डी। सेकेंडरी ट्रेट हो गया, पर्सनल डिस्पोजिशन हो गया, ये सारी चीज़ें आलपोर्ट द्वारा दी गई हैं, बाकी चीज़ें नहीं दी गई हैं। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 23। हाउ मेनी डायमेंशन डज SOI मॉडल हैव। देखिए कितने डायमेंशंस आपके SOI मॉडल के हैं। ये तो अभी मैंने आपको ऊपर के ही क्वेश्चन में ये चीज़ बता दी कि उसके कितने टोटल एलिमेंट्स होते हैं, जिसमें हमने अभी कंटेंट, ऑपरेशन और प्रोडक्ट पढ़ा। तो इसका आंसर तो आपको अब पता होना चाहिए कि 120 पहले थे, बाद में मॉडिफिकेशन के बाद 180 आइटम्स एट प्रेजेंट हम जानते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, इसमें से आपको टीचिंग से रिलेटेड कौन सा ऑप्शन सही है वो आपको चूज़ करना है। टीचिंग इज़ एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ शेपिंग हैबिट्स,
टीचिंग इन्वॉल्व्ड इंस्ट्रक्शन, तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन तो थोड़ा सा गड़बड़ मुझे लग रहा है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि टीचिंग को आप एक हैबिट को शेप करने के फॉर्म में देखते हो, बट टीचिंग में इंस्ट्रक्शन इन्वॉल्व होता है। जैसे मैं ही आप लोग को बता रही हूँ तो कुछ मैं इसमें भी इंस्ट्रक्शन देती रहती हूँ। टीचिंग ट्रेनिंग इज़ पार्ट ऑफ टीचिंग, येस, क्योंकि टीचिंग आपका एक ऐसा नहीं कि आपने सीख लिया तो उसमें कुछ मॉडिफिकेशन नहीं होती है। हमेशा जब आप कोई भी नई चीज़ सीखते हो तो ट्रेनिंग इज़ ऑलवेज अ पार्ट ऑफ टीचिंग। आप अपने आप को अपडेट करने के लिए, अपने अंदर एक पेशेंस लेवल बिल्ड करने के लिए यू ऑलवेज टेक ट्रेनिंग। टीचिंग कैन ऑल्सो अकर विदाउट इंडोक्ट्रिनेशन, ये भी सही बात है कि टीचिंग आपका विदाउट इंडोक्ट्रिनेशन भी हो सकता है, मतलब कोई आपके ऊपर ज़बरदस्ती हस्तक्षेप नहीं कर रहा, उसके बाद भी आप जो है टीचिंग कर सकते हो। तो BCD इज़ वेरी एक्यूरेट एज़ कम्पेयर टू A, तो हमारे पास BCD का ऑप्शन है, सो वी गो विथ ऑप्शन नंबर 4 विच इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 विच इज़ टेम्परामेंट से रिलेटेड आपको करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे चूज़ करना है। टेम्परामेंट इज़ पार्शली फिजिकल एंड पार्शली मेंटल, तो हाँ हम कह सकते हैं कि टेम्परामेंट जो आपका है वो थोड़ा उसमें फिजिकल एक्सपेक्ट भी आता है और थोड़ा मेंटल एक्सपेक्ट भी आता है। पर्सनालिटी ऑफ अ पर्सन डिपेंड्स ऑन हिज और हर टेम्परामेंट, तो ये भी बात ठीक है, एक पर्सन की जो पर्सनालिटी है, क्योंकि अगर आप थोड़े इरिटेबल हो स्वभाव से या स्टबर्न हो स्वभाव से या आप जल्दी एंगर आता है, सो एक टाइम पे वो क्या हो जाएगा, वो आपकी पर्सनालिटी को शेप करने लगेगा। आप हर जगह वो ही पर्सनालिटी ट्रेट शो करोगे, तो वो कहीं ना कहीं वो टेम्परामेंट आपके हैबिट बनने में टाइम नहीं लगाएगा। सो वो हैबिट जब बना तो दैट ऑल्सो डिपिक्ट योर पर्सनालिटी एट सर्टेन प्लेसेस, सो दिस इज़ ऑल्सो द करेक्ट वन। क्लाइमेट डजेंट इफेक्ट आवर टेम्परामेंट, ये स्टेटमेंट गलत है। क्लाइमेट टेम्परामेंट को इफ़ेक्ट करती है। अगर आप देखो तो जब हम ठंड के मौसम में होते हैं तो हम बहुत लेज़ी फील करते हैं, हमारी प्रोडक्टिविटी उससे होती है। बहुत ज़्यादा अगर हीट हो रहा है, गर्मी है, तो उससे भी होता है और हमारा स्वभाव वैसा हो जाता है। तो ये इफ़ेक्ट बिल्कुल करता है, ये कहना गलत होगा कि नहीं करता है। मूड व्हेन बिकम परमानेंट इन्फ्लुएंस आवर टेम्परामेंट, एज देखिए मैंने भी ऊपर ही उसकी बात की कि एक टाइम पीरियड के बाद व्हेन एनीथिंग बिकम योर हैबिट, वो आपके काम में झलकने लगेगा। अब वो अगर आप अच्छे टर्म्स में करते हो तो अच्छा दिखेगा, बुरे टर्म्स में करोगे तो बुरा दिखेगा। लाइक इफ़ यू आर डिसिप्लिन, तो वो डिसिप्लिन मान लीजिए अगर है, तो अगर वो परमानेंट हो गई तो वो आपको हमेशा आपकी पर्सनालिटी का पार्ट बन जाएगी, राइट। तो यहाँ से A, B और ऑप्शन नंबर D इज़ मोर करेक्ट एंड एक्यूरेट, तो ऑप्शन नंबर 1 इज़ करेक्ट। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 26। चूज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ 4 स्टेप्स इन्वॉल्व इन माइक्रो टीचिंग। इट्स वेरी इजी। माइक्रो टीचिंग का साइकिल तो आप सबको याद होगा ही, क्योंकि आपने B.Ed किया हुआ होगा या BTC DLED जो भी किया हो। तो माइक्रो टीचिंग की साइकिल में तो हम सबसे पहले क्या करते हैं भाई, तो सबसे पहले तो हम प्लान ही करते हैं। प्लान करेंगे और जो हमारा रीप्लान है वो सबसे आखिरी में आएगा। दैट मीन्स कि ये B तो सबसे पहले आएगा और A सबसे आखिरी में जाएगा। तो यहाँ से भी देखिए B और A, तो एक ही ऑप्शन आ ही रहा है, यहीं से देखिए आपका आंसर आ गया। बट फिर भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम प्लान करते हैं, फिर पढ़ाते हैं, फिर फीडबैक मिलता है, फिर रीप्लान करते हैं। प्लान, टीच, फीडबैक, रीप्लान, प्लान, टीच, फीडबैक और रीप्लान, ठीक है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है B, D, C, A फॉर क्वेश्चन नंबर 26, ऑप्शन नंबर A। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 27। Which one of the following is not a phase of teaching? Very interesting and very easy question. Pre-active, active, interactive, post-active phase. तो आपको पता होगा कि pre-active भी होता है, इंटरएक्टिव भी होता है, पोस्ट एक्टिव भी होता है, लेकिन एक्टिव जैसा कोई फेज़ क्या आपने पढ़ा है? तो एक्टिव जैसा कोई फेज़ नहीं होता है। अब इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। प्री एक्टिव मतलब क्लास में जाने के पहले, जिसमें आपका लेसन प्लानिंग, इंस्ट्रक्शन मतलब आप क्या पढ़ाओगे बच्चे को, वो चीज़। इंटरएक्टिव में ड्यूरिंग द क्लासरूम जो जो चीज़ें आप करते हो वो सारा इंटरेक्शन में आ जाएगा। पोस्ट एक्टिव मीन्स कि आफ्टर द क्लासेस, आफ्टर जब आपने किया तो बच्चे को इवेलुएट करने के लिए वो सारी चीज़ों के लिए आपने क्या क्या चीज़ें की, अपना फीडबैक कैसे लिया, बच्चे को कितना समझ में आया, दैट कम्स अंडर योर पोस्ट एक्टिव फेज। सो फॉर क्वेश्चन नंबर 27 आई थिंक इट्स ऑप्शन नंबर B, एक्टिव फेज इज देयर। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 28। Now you have again you have to make a sequence of simulated teaching में कौन कौन सी steps involved होते हैं, आपको वो करना है। ओके, सो सबसे पहले हम क्या करेंगे,
यहाँ पर कंडक्टिंग प्रैक्टिस सेशन, सिलेक्शन एंड डिस्कशन ऑफ स्किल्स, ठीक है, डिसाइडिंग द प्रोसीजर ऑफ इवैल्यूएशन, सिलेक्शन ऑफ स्मॉल ग्रुप ऑफ स्टूडेंट टीचर। तो देखिए आप सबसे पहले ये देखिए कि आपको करना किसका है, आपको सिमुलेटेड टीचिंग का करना है। तो सबसे पहले हम सिमुलेटेड टीचिंग में क्या करेंगे कि मूल्यांकन करने की प्रक्रिया कैसे होगी वो देखेंगे कि कैसे हम जब उसको रोल प्ले में डालेंगे सिमुलेशन टीचिंग में तो कैसे हम उसको इवैल्यूएट करेंगे। तो ऑप्शन नंबर जो आपका, तो ये हमारा जो है इवैल्यूएशन के प्रोसीजर को हम पहले करेंगे, बट उसके पहले अगर हमें ऑप्शन में दिया है कि पहले तो हम सेलेक्ट करेंगे ना स्मॉल ग्रुप। ओके, सो डी ऑप्शन है पहले, हाँ डी है इसमें आपका। तो ये इसके साथ पहले हम देखते हैं कि करेक्ट बैठता है या नहीं, ठीक। तो डी पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे कि स्मॉल ग्रुप ऑफ स्टूडेंट टीचर्स को हम क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लिया हमने, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद हमें कौन सी स्किल्स उनको सिखानी है और बतानी है वो पहले हम उनको बताएंगे। तो डी के बाद आपका बी, ये भी सही है। फिर उसके बाद हम इवैल्यूएशन की टेक्निक पे आएंगे जिसमें सी, और उसके बाद प्रैक्टिस सेशन सबसे आखिरी में होगा। तो ए लास्ट में, ये आपका ठीक है। करेक्ट ऑप्शन आपका थर्ड ही होगा, डी बी सी ए। कि सबसे पहले आप क्या करोगे जब आपको सिमुलेशन टीचिंग करानी हो कि आप एक छोटा ग्रुप बनाओगे बच्चों का, उसके बाद आप किस स्किल को डिस्कस करना चाहते हो उसको बताओगे, इवैल्यूएशन कैसे करोगे, और लास्ट में जाकर के तब उनका प्रैक्टिस सेशन कराओगे कि वो खुद से वो चीज़ों को कर सकें। सो फॉर क्वेश्चन नंबर 28 योर ऑप्शन नंबर 3 ये आपका करेक्ट है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। The main purpose of the skill through micro teaching is to increase student participation। माइक्रो टीचिंग में आपने काफ़ी सारी स्किल्स अपने बीएड के दौरान या अपने कोर्स करिकुलम के दौरान सीखी होगी। उसमें से कह रहा है कि बच्चों का पार्टिसिपेशन इंक्रीज़ करना है, तो आप वो इस स्किल को क्या करिए, पहचानिए। एक्सप्लेन, अगर आप एक्सप्लेन कर रहे हो किसी स्किल को तो उससे बच्चे का पार्टिसिपेशन कैसे बढ़ेगा। बच्चा तो वहाँ पे पैसिव ही है, बट स्टूडेंट पार्टिसिपेशन का सीधा मतलब है कि स्टूडेंट इज़ एक्टिव एट दैट पॉइंट। स्किल ऑफ रेनफोर्समेंट, स्किल ऑफ यूजिंग ऑडियो विजुअल, स्किल ऑफ इलिस्ट्रेटिंग विथ एग्जाम्पल। देखिए एक्सप्लेनिंग तो क्लियर कट है कि ये आपके ऑप्शन में नहीं होगा। ऑडियो विजुअल भी अगर आप यूज़ कर रहे हो तो बच्चे को दिखाओगे, लेकिन बच्चा उसमें देख करके उसके पार्टिसिपेट उतना नहीं करेगा क्योंकि वो उससे कुछ सीखने की कोशिश करेगा, देखेगा, मॉडलिंग ज़्यादा होगा, और एग्जाम्पल के साथ भी बताओगे तो भी। लेकिन अगर आप रेनफोर्स कर रहे हो तब वहाँ बच्चा एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा। अब आप सोचो कि जैसे अगर हम लोग की ये ऑफलाइन क्लास होती और मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछती और किसी क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा आ रहा है, आपने थोड़ा सा बताया और मैंने आपको बोला वेरी गुड, आप इस डायरेक्शन में सोचो कि कैसे बच्चा और एक्टिव रहेगा, कैसे और एक्टिव रहेगा। तो आप उस टाइम पे क्या करोगे, अपने दिमाग पे जोर डालोगे और सोचोगे कि अच्छा इसमें है। तो आप एक्टिवली इंगेज कर रहे हो और आपको वो चीज़ लॉन्ग लास्टिंग याद रहेगी कि हाँ टीचर ने क्लास में ये चीज़ बोली थी तो हमने ऐसे किया था, तो आपको वो याद भी रहेगा। तो मैक्सिमम पार्टिसिपेशन जब आप बच्चे को रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर रहे हो कि वेरी गुड आप अच्छा कर रहे हो और अच्छा कर सकते हो, तो उससे उसका पार्टिसिपेशन बहुत ही अच्छा रहेगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कंटेंट ऑफ मैग्जिम्स ऑफ टीचिंग। मैग्जिम्स ऑफ टीचिंग आप सब ने पढ़ा होगा। कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट बिल्कुल सही है। पहले बच्चा जो है जो चीज़ उसके सामने मूर्त रूप में होती है, जिसको वो टच फील करता है, वहाँ से लेकर के उस चीज़ जो कि जिसको हम कभी देख नहीं सकते, महसूस करते हैं सिर्फ, वहाँ तक सीखता है। साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल, ये भी बात बिल्कुल सही है कि पहले बच्चा जो है जो उसके इर्द गिर्द है उसको देखता है, उसके बाद एक सेंस डेवलप करता है कि अच्छा इस चीज़ से ये चीज़ हो सकती है, दैट इज़ अ लॉजिक। पर्टिकुलर टू जनरल, वेरी गुड। पहले बच्चा कुत्ते को देखेगा या बिल्ली को देखेगा और उसके एग्जाम्पल को फिर मॉडिफाई करके अगर उसके ब्रीड का कोई और जानवर है जिसको उसने नहीं देखा है बट वो अज्यूम कर सकता है कि पर्टिकुलर से जनरल में जाएगा। बट डेफिनेट टू इंडेफिनेट इज़ नॉट द मैग्जिम्स ऑफ टीचिंग, ये गलत है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 30। सो अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट 15 से 20 क्वेश्चंस को लेकर के आपके जल्दी इस सीरीज़ को कराया जाए, क्योंकि आपके CUET PG का जो है वो टाइम टेबल भी आपका शेड्यूल आ चुका है। तो उम्मीद है कि ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी लेट मी डू नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए एंड ऑल्सो कमेंट अगर आपको अच्छा लगेगा तो। इसके अलावा मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।